चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम अब क्या पढ़ेंगे? गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और गैस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग गैस के बिहेवियर के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे उसके प्रेशर के बारे में, उसके टेम्परेचर के बारे में, और वो जिस कंटेनर में, अगर हम किसी कंटेनर में गैस को सोचें तो उसके वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आइडियल गैस का। हम नॉर्मल जो गैस देखते हैं उसकी बात हम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग गैस की बात करते हैं, एक तरह की उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस। ठीक है, तो हम ज्यादातर जो बात करेंगे वो आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस क्या है, इस पे हम जाएंगे। उसके पहले देख लीजिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए पोस्टुलेट्स है। ठीक है, तो वो कौन कौन से पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे आइडियल गैस के ऊपर कि आइडियल गैस होता क्या है। तो समझिए कि किसी कंटेनर में गैस रखा हुआ है, कोई गैस है जो किसी कंटेनर में रखा हुआ है। तो क्या होगा, तो पहला जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। किसके कंपेयर में? जो आपका कंटेनर है उसके वॉल्यूम के कंपेयर में आपका जो मॉलिक्यूल है उसका साइज है, उसका वॉल्यूम बोल लीजिए, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। पहला तो पोस्टुलेट है ये। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ना ही कोई अट्रैक्शन हो, ना ही कोई रिपल्सन हो। ठीक है, तीसरा जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि आपने जो कंटेनर लिया है उसका जो दीवार है वो वहीं पर रुके। जब मॉलिक्यूल्स उससे टकराए तो ऐसा नहीं है कि वो मूव करने लगे, वो रिजिड होना चाहिए। ठीक है, जो दीवारें हैं, वॉल हैं, वो रिजिड होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका तीसरा पोस्टुलेट। चौथा पोस्टुलेट क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे, एक मॉलिक्यूल्स अगर ले ले तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराएंगी और दीवार के साथ, कंटेनर के दीवार के साथ भी टकराती रहती हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, चलिए ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो जो दोनों जब टकराएंगी तो इनके बीच जो ये यहां से यहां तक इसको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, और ये उसके बाद ट्रेवल करने के बाद इससे टकराई, तो जब टकराएंगी तो टकराने में जो टाइम लगेगा वो नेग्लिजिबल होने चाहिए। किसके कंपेयर में? यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसके कंपेयर में। ये यहां पर थी, इससे टकराई, फिर से यहां इससे टकराकर कहीं और जाएगी। ठीक है, और जाएगी और किसी और मॉलिक्यूल से टकराएगी। तो ये इससे टकराने में और इससे टकराने में जो इसे टाइम लगा उसके कंपेयर में जब टकराई उसका टाइम जो है वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये आपका पांचवा पोस्टुलेट। छठवां पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो टकरा रही है तो जो दोनों में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये आपके कुछ पोस्टुलेट हो गए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम आगे बातें करेंगे। और ये जो सातवां पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। जो हम यहाँ पे गैस का जो बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो बात करेंगे उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि भाई दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा? कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो क्या होगा?
सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी यहां पास नहीं होगा। अब देखिए, ये जो पोस्टुलेट जो फॉलो करती है, जो गैसेस इसको फॉलो करती है, उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस, उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस। अब आइडियल गैस किसको बोला जाता है? जो इन पोस्टुलेट्स को फॉलो करे। लेकिन हम जो डेली लाइफ में जो गैसेस देखते हैं, वो हर एक कंडीशन में इन पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होते रहते हैं, यानी कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है जब हम उसको ऐसे कंडीशन में ले जा सकते हैं उन गैसेस को, जहां पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगा। अगर मैं इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे वो होगा 0। ये बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ गैस के बारे में। एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर लेंगे तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा। कंटेनर में आपका ये गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस, तो ये उसका वॉल्यूम है। वहां प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है वो है P, ठीक है, और ये R क्या है, R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और गैस का जो टेम्परेचर है वो है T। N है नंबर ऑफ मोल की, कि आपने N मोल गैस उस कंटेनर में ले रखा है, हो सकता है 5 मोल हो, 10 मोल हो, जितना भी मोल हो। तो आपका इक्वेशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिखिए, मैं और भी आपको अलग अलग आइडियल गैस के फॉर्म के बारे में लिखवाता हूं।
ठीक है, चलिए अब दूसरे फॉर्म को देखते हैं। पहले देख लीजिए, ये था आपका PV इक्वल टू nRT, n था नंबर ऑफ मोल्स, R था आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो R की वैल्यू होती है, एक तो ये होती है, दूसरी ये होती है। अगर हम यूनिट चेंज कर दे तो ये भी होता है। इसी को हम लगभग 2 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको 2 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये मोल्स कैलोरी पर मोल्स पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्म देखते हैं, PV NaKT। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। इसके जैसा ही ये है। यहां पे आप अगर कंपेयर करते हैं तो क्या पाएंगे? स्मॉल n इक्वल टू NaK। सॉरी सर, ये A नहीं होगा, ये होगा N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, ये मॉलिक्यूल, ये होगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखिए, ये आपका R और ये आपका K, इनमें एक रिलेशन होता है, R इक्वल टू NaK। ये क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं? नाक। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद करने का एक तरीका है। तो R और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है। K है, ये KB भी लिख सकते हैं आप, ये आपका KB। ठीक है, एक और रिलेशन होता है, इसका ही एक फॉर्म है, रो RT डिवाइड बाई एम नॉट। रो क्या है? आपका डेंसिटी है। ठीक है, एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, गैस का मॉलिक्यूलर मास है, और ये है आपके गैस की डेंसिटी। ठीक है, आप ये नोट कीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम एसटीपी के बारे में देखेंगे कि क्या होता है एसटीपी। ठीक है, चलिए एसटीपी के बारे में देखते हैं। एसटीपी जो होता है
एसटीपी में टी का जो टेम्परेचर आपका होता है टी, उसका जो वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पी जो होता है आपका वो होता है 1 atm। हम ये दोनों कंडीशन जब होती है तब इसको हम क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। आपकी टी की वैल्यू जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए और पी की जो वैल्यू है वो 1 atm होनी चाहिए। अब देखिए हम कुछ लॉ के बारे में देखेंगे, गैस लॉज के बारे में देखेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा था, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी को कांस्टेंट कर दूं तो सबसे पहले देखिए कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं P प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, अब देखिए अगर मैं T को कांस्टेंट ना करके V को कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। अब अगर मैं P को कांस्टेंट कर दूं V और T को देखूं तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो इन्हीं ऐसे ही प्रोपोर्शनल अलग अलग, इन सब का अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है। इसी के बारे में हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सा लॉ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ में होता क्या है, जो टेम्परेचर है वो होता है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये भी लिख सकता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं V जो है कम होता जाता है। अगर मैंने P को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, V जो है कम होने लगेगा, या उल्टा बोलूं कि P को कम किया तो V जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, या तो मैं V को कंट्रोल करूं कि V को कम ज्यादा कर रहा हूं तो क्या होगा, P जो है कम ज्यादा होने लगेगा। ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ये पहला लॉ आपका हो गया। अगर मैं ग्राफ देखूं, गैस लूं और उसके बीच का ग्राफ देखूं, ये आपका V, ये आपका P, तो क्या होगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका बॉयल्स लॉ का ग्राफ बन गया V और P के बीच। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लॉ को देखेंगे कि अगला लॉ क्या है। देखिए अगर हम क्या कर दें, P को कांस्टेंट रख दें। ठीक है, P को कांस्टेंट रख दें तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। हमने क्या किया, P को कांस्टेंट रख दिया तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। अब इनके बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, इनके बीच ग्राफ बनेगा, पहले तो देख लीजिए कि इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, V डिवाइड बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं कि दो केस दे दे, पहला V1
T1 इक्वल टू V2 T2। ठीक है, P जब कांस्टेंट हो तब का केस है। अगर T1 और V1 है तो ये बराबर होगा V2 और T2 के। आगे भी V3 T3 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे T बढ़ रहा है वैसे वैसे V भी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। तो मैं बना दिया ये आपका लाइन का इक्वेशन। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन के ऐसे सीध में तो है, लेकिन ओरिजिन को टच नहीं किया हुआ है। ओरिजिन को क्या नहीं किया हुआ है? टच नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है भाई? क्योंकि वॉल्यूम को मैं जीरो नहीं कर सकता। ठीक है, वॉल्यूम को मैं जीरो नहीं कर सकता। यहाँ पे गैस के वॉल्यूम को कभी जीरो किया नहीं जा सकता, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। ये लिख लीजिए, फिर हम तीसरा लॉ देखेंगे। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ये आपका चार्ल्स लॉ। एक बात को याद रखिए कि यहाँ पे जब आप टेम्परेचर को रखते हैं तो ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि केल्विन में रखें। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे टेम्परेचर किस में है? केल्विन में है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में रखें तो हल्का सा जो ग्राफ है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टी का जो टी और बी के बीच जो ग्राफ है उसमें जो टी है वो केल्विन में जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए अब अपना तीसरा लॉ देख लेते हैं। एक पहले में T कांस्टेंट था, दूसरे में P कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे V कांस्टेंट ले तो क्या होगा? V कांस्टेंट ले लिया तो आपका P जो है प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। किससे? PV nRT से। ठीक है, गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या हो गया? P प्रोपोर्शनल टू T। तो ये तीसरा जो लॉ है वो बोलता है P प्रोपोर्शनल टू T। कब? जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इसी को मैं लिख सकता हूँ P डिवाइड बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, या तो मैं लिख सकता हूँ P1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका भी ग्राफ बनेगा, ये हो गया P, ये होगा T आपका केल्विन में, और इसका भी ग्राफ लगभग सेम। जब जब जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए एवोगैड्रोस के लॉ को हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने अलग अलग गैसेस ली है, समझ लीजिए कि हमने अलग अलग गैसेस ले लिया है, सबके टेम्परेचर को सेम रखा, सबके प्रेशर को सेम रखा, सबके वॉल्यूम को सेम रखा, पी वी और हमने रखा टी को सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, या मैं बोलूं एन के टी से। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने बोला कि P को सेम रखो, सभी गैस के V को सेम रखो, सभी गैस के टेम्परेचर को सेम रखो, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सभी गैस का वो सेम होगा, ठीक है। N1 बराबर N2 बराबर N3 कब होगा, P1 बराबर P2 है, ठीक है। P1 बराबर P2 है, V1 बराबर V2 है और T1 बराबर T2 है। तो क्या हो जाएगा, N1 बराबर N2 है। अगर आपका गैस का प्रेशर, दो गैसेस आपने ली है, उनका प्रेशर और टेम्परेचर जो है सेम है, ठीक है, और सभी कंटेनर का भी वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा दोनों गैसेस का वो भी सेम होगा। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ हुआ, ठीक है। चलिए अब हम डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का जो लॉ है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आप कुछ कंटेनर के बारे में सोचिए, पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर और ये आपका चौथा कंटेनर, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी का जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, सभी का जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो सेम है। अब इन तीनों कंटेनर को देखिए या तीनों बॉक्स को देखिए, यहाँ पे अलग अलग गैस भरी हुई है, तीनों में ही अलग गैस भरी हुई है ये, ठीक है। लेकिन तीनों में अलग अलग गैस है, तो हमने गैस कैसे चुन रखा है, ऐसे गैस को चुन रखा है कि अगर उनको मिला दे तो आपस में कोई रिएक्शन ना करे, हमने ऐसे गैस को चुन रखा है। तो तीन कंटेनर है, उनका वॉल्यूम सेम है, इसमें अलग अलग गैस रखी गई है, उनका टेम्परेचर जो है वो भी सेम है, ठीक है। अब इसका प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इसका प्रेशर मान लेते हैं P2 है, इसका प्रेशर मान लेते हैं P3 है, ठीक है। अब जब हम तीनों ही गैसेस को मिला देंगे और रख देंगे चौथे बॉक्स में, लेकिन वॉल्यूम इस चौथे बॉक्स का V ही है और हम इस प्रकार से रखते हैं कि इसका टेम्परेचर T ही हो, तो जो प्रेशर आएगा P वो कितना होगा, वो होगा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर। और भी बॉक्स होते 5, 6, 7, 8 तो आगे बढ़ते जाता, ठीक है। तो सभी प्रेशर को ऐड करने पर जो प्रेशर आता वही आएगा इस वाले बॉक्स में। यानी कि क्या हुआ कि हमने अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस को
आपस में मिला दिया, उनका वॉल्यूम सेम था, उनका टेम्परेचर सेम था, तब जो प्रेशर आया लास्ट में वो सभी बॉक्स में जो प्रेशर था उसको सम करने के बराबर आया, ये आपका P। ये लिख लीजिए। ठीक है, अब हम ग्राहम्स लॉ के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। एक तरफ अगर गैस बहुत ज़्यादा हो, एक तरफ उसकी मात्रा कम हो, ठीक है, एक तरफ ज़्यादा मात्रा में है, एक तरफ कम मात्रा में है या नहीं है, तो क्या होगा, उसका डिफ्यूजन होगा। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√m0 के। m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है आपका, ठीक है, ये लिख लीजिए। देखिए, अगर किसी कंटेनर में गैस रखा गया है तो क्या करेगा गैस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल गैस की।
वो उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाएगा। तो उस प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है, रो क्या है? रो है आपका डेंसिटी और VRMS क्या है? देखिए VRMS इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर का मीन और रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपके कंटेनर में बहुत सारे आपका गैस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपका कंटेनर हुआ, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो क्या होगा? इनका मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो नेट जो वेलोसिटी है वो तो जीरो होगा, लेकिन इनका कुछ स्पीड होगा। ठीक है, अब ये इनका जो स्पीड है उनको अगर उनका स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं, ठीक है, उसका स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं और डिवाइड बाई n कर दूं और रूट कर दूं, तो इसको बोलते हैं हम VRMS। उनके स्क्वायर का मीन ले लिया और फिर मैंने रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका VRMS। किसी और चीज का भी RMS निकालना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें स्पीड की। तो ये क्या है? P जो है प्रेशर है जो गैस लगाएगा कंटेनर के दीवार पे। ठीक है, ये लिख लीजिए